जय हिंद साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से लेकर आया हूं आर्मी के एग्जाम के लिए टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन लाया है। इससे पहले मैंने 120 क्वेश्चन का पार्ट बनाया है, उसके बाद 100 क्वेश्चन का बनाया है और आज मैं फिर 100 क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। अगर आपने ये 2 क्लास पहले का नहीं देखा है तो जाइए आर्मी के मैराथन या फिर 100 प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देख लीजिए जो मैंने कराया है। जितने सारे मैंने क्वेश्चन करवाया है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं या आप एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लास ये टॉप 100 का है जिसमें से आपका टारगेट रहेगा, आपका 70 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा और देख लीजिए आपका कितना क्वेश्चन इसमें से बन पाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये लेसन और देखिए इस क्लास को और देखिए एनालाइज करिए कि आपका जीके का लेवल क्या है और क्लास को आप लोग सभी पूरा क्लास को देखें और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करके ही आगे बढ़ें और एक शेयर आप ज़रूर कर दें, कम से कम एक शेयर ज़रूर कर दें। एक शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन हम लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है ऐसे एक शेयर करने से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि क्लास लंबा होने वाला है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले आज का ये क्वेश्चन है पहला, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर द्रव उबलने लगता है। यानी ऑप्शन आपके पास है गलनांक और हिमांक बिंदु, कथनांक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर सी कराया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और सभी क्वेश्चन से मैं जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी का मैं रिप्लाई चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन पता है आपको उस क्वेश्चन का। ठीक है, बाद बाकी आपके किसी भी क्वेरी है आपके एग्जाम के लिए तो आप इस पर मुझे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दोनों पर है। बाद बाकी आप आर्मी के लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो गया है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आप ई बुक के लिए भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आज का, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है वेबर, मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस या फिर न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। कौन सा है? तो आपका आंसर इनसे हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आगे है, पेरिस्कोप में घटना का संबंध है किससे? पेरिस्कोप में घटना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन आपके पास है केवल परावर्तन से, केवल अपवर्तन से, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन से या परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आपका आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट सभी करें। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में क्या अंतर होता है? यानी कि लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में क्या अंतर होता है? क्या वेग का अंतर होता है, आयाम का, आवृत्ति का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या है आवृत्ति का। यानी कि लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में क्या अंतर होता है? तो आवृत्ति का अंतर होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा, बीटा और तथा गामा किरणों को उनके वेधन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में ज्ञात करें। देखिए आपको बढ़ते हुए क्रम में ज्ञात करना है तो कौन सा है यहाँ पर? अल्फा इज लेस दैन, बीटा इज लेस दैन गामा। देखिए इसमें से आपका तीनों यहाँ गौर से देख लीजिए, आपका 4 ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है गामा इज ग्रेटर दैन बीटा इज ग्रेटर दैन अल्फा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग सही हो। ठीक है, चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है? निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है? क्या प्लास्टिक, इस्पात, लोहा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है विद्युत का कुचालक? कौन सा है? देखिए विद्युत का कुचालक जो है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है प्लास्टिक। आप लोगों ने सभी इसका आंसर जरूर सही से करोगे, प्लास्टिक इसका विद्युत का कुचालक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? जो श्रृंगार मेज होता है जिसमें कि हम लोग चेहरा देखते हैं उसमें किस तरह का शीशा लगा होता है? क्या अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि समतल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए बिजली का मूल्य 3 रुपये प्रति यूनिट है। यह यूनिट क्या होता है?
क्या होता है, 1 एम्पियर के लिए होता है या 1 वोल्ट के लिए होता है या 1 जूल के लिए होता है या 1 किलो वाट घंटा के लिए होता है। देखिए तो क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आपका आंसर सही है, जो क्या है 1 किलो वाट घंटा होता है। देखिए जब भी मैं ऑप्शन पढ़ता रहता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को देखें, तब तक मैं आप लोग रिप्लाई जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। अब जब भी आप लोग रिप्लाई करते हो तो आप आंसर के लिए ऑप्शन ए रिप्लाई करो या फिर बी करो या फिर सी या फिर डी करो। कोई बच्चे क्या होते हैं, ए टाइप कर देता है, बी टाइप करता है, मैं सभी का रिप्लाई देखता रहता हूँ। तो ऐसा ना करें, क्यों ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपका कुछ प्राइवेसी होता है यूट्यूब का, जिसमें कि आपका कमेंट शो नहीं करता है। इसीलिए आप ऑप्शन में कमेंट में आप बस एक कैरेक्टर टाइप करें आपका क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सी राशि इसमें से है जो सदिश नहीं है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, मंदन या ऊर्जा। तो कौन सा सदिश राशि नहीं है, ये है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, एक सदिश राशि नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे है, ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, क्या घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर घटता या अपरिवर्तित दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है इसमें, ये होता है ऑप्शन नंबर ए जो कि घट जाता है। क्या होता है, ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल ठीक हो। आप लोग कमेंट में एक बार टाइप कर लो, एक बार जय हिंद कमेंट में टाइप कर दो आप लोग, ठीक है। जय हिंद जानते हो कितना ज़्यादा मोटिवेशन देता है हम लोगों को, तो जय हिंद जरूर आप लोग कमेंट में टाइप कर दो, ठीक है। आगे है, विपरीत आवेश एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या दूर करते हैं, नष्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं या फिर गुना करते हैं। क्या करता है, देखिए तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे है, संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या है, संवेग का मात्रक क्या है। ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, संवेग का जो मात्रक होता है ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन है लाल, हरा, पीला या इनमें से कोई नहीं। क्या है, देखिए इसका प्राथमिक रंग कौन सा है, कौन सा रंग नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर कि नहीं है, ठीक है। नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है पीला जो है यह प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। एक धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। क्या प्रोटॉन के कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण होता है या आयन के कारण होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या होता है, किसके कारण होता है, ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। देखिए जिन बच्चों को अगर क्वेश्चन पता नहीं हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आपका नोट जरूर बनाना। देखिए नोट बना के रिवीजन करोगे तभी आपका ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है, यानी कि आप रिवीजन आपको जरूर करने हैं आपको, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो क्लास का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन जरूर करो आप लोग। क्लास के टाइम में क्या करो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्लास के बाद इसका नोट करके आप ये पढ़ो इसको, ठीक है। आगे है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया। अल्फ्रेड नोबल ने या थॉमस अल्वा एडिसन ने, रदरफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं। क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार जो किए थे ये किए थे ऑप्शन नंबर बी जो क्या है थॉमस अल्वा एडिसन किए थे। किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। चलो आगे है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, क्या ओम है, हर्ट्ज है, एम्पियर है या इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है ये होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार का अनुपात क्या कहलाता है। देखिए प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं। क्या पैरालेक्स कहते हैं या आवर्धन कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है ये कहलाता है आवर्धन कहलाता है। क्या होता है, आवर्धन कहलाता है, ठीक है। अगला है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े
हरे रंग के माफ़ कीजिए, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होता है। यानी कहा जाता है कि गर्मी के टाइम में आप गहरे नहीं, आप उजला कपड़ा पहनो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास जो है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े हमें देखने में अधिक सुंदर बनाते हैं। ठीक है, अगला है क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत मजबूत होते हैं, या फिर क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम उष्मा का अवशोषण करती है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है इसमें गहरे रंग के कपड़े के से उष्मा कम अवशोषण करने की क्षमता होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए हम लोग सफ़ेद कपड़े गर्मी के टाइम में पहनते हैं। आगे है, एक खींची हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? एक खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन है गतिज, चुंबकीय, नियत या फिर स्थितिज। तो कौन सी इसमें ऊर्जा होती है? इसमें होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्थितिज ऊर्जा होता है। जब रबर खींचा हुआ होता है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्रोमियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्रोमियम का सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ क्रोमियम, सिंबल ऑफ क्रोमियम क्या है? ऑप्शन है CM, OCO या फिर CR। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है CR। CR को क्या कहते हैं हम लोग? तो क्रोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमियम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला प्रथम यौगिक था। जो प्रयोगशाला में बनाया गया था उसका प्रथम यौगिक कौन सा था? क्या यूरिया था, या सोडियम सल्फेट था, या सुपर सल्फेट था, या पोटेशियम नाइट्रेट था? क्या था? तो ये था आपका यूरिया। सबसे पहला कौन सा था यौगिक? तो ये था यूरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग अभी ये मुझे बताएं कि आप लोग कौन से सिटी से देख रहे हो, इस क्लास को कौन सी सिटी से देख रहे हो, और आप लोग का एग्ज़ाम कब है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, सिटी और एग्ज़ाम डेट मुझे बताओ कि आपका एग्ज़ाम ठीक कब है। ठीक है, अगला है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? अब्रक, तांबा, एल्युमिनियम या फिर टीन? देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, देख लीजिए बॉक्साइट किसका अयस्क है। क्या अब्रक का है, या तांबा का है, एल्युमिनियम का है, या फिर टीन का है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है अयस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, अगला है, पीतल मिश्र धातु है किसका? पीतल मिश्र धातु किसका मिश्र धातु है? क्या तांबा और जिंक का है, या तांबा और एल्युमिनियम का है, तांबा और टीन का है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है? देखिए पीतल का जो मिश्र धातु है वो किसका मिश्र धातु है? ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? क्या सोडियम बाइकार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, या सोडियम सल्फेट को, सोडियम कार्बोनेट को, या सोडियम क्लोराइड को? किसको कहते हैं? ये कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। अगला है, निम्न में से सबसे नर्म कौन सा है? निम्न में से सबसे नर्म कौन सा है? क्या मैग्नीशियम नर्म है, सोडियम है, लोहा है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो यहाँ पर दिया गया है उनमें से सबसे नर्म कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है सोडियम। सोडियम इनमें सबसे ज़्यादा नर्म है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टेस्ट। ठीक है, आगे है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्या पोटेशियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, या मैग्नीशियम पाया जाता है, या मैग्नीज पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो पाया जाता है ये पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, आगे है, बायोगैस में मीथेन की अधिकतम प्रतिशतता कितनी होती है? बायोगैस में मीथेन की अधिकतम प्रतिशतता कितनी होती है? क्या 30% होता है, 40% होता है, 35% होता है, या फिर 65% होता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है 65% हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करिए एक बार, मुझे और ये बता दें कि आप लोग कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करते हो? क्या आर्मी टेक के लिए करते हो, टेक्निकल के लिए करते हो, या फिर आर्मी जीडी के लिए करते हो, आर्मी जीडी के लिए करते हो, या फिर क्लर्क के लिए करते हो, या फिर ट्रेडमैन के लिए करते हो? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है, किस गैस को वनस्पति तेल से संतृप्त वसा में बदलने के लिए उपयोग करते हैं? किस गैस को वनस्पति तेल से संतृप्त
वसा में बदलने के लिए उपयोग करते हैं? क्या ऑप्शन आपके पास है H2O2, Cl2 या सोडियम 2? ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये भी मुझे बता सकते हो कि H2 को क्या कहा जाता है, O2 को क्या कहा जाता है, क्योंकि मैंने इसके पहले जो क्लास करवाया है कुछ क्लास, उसमें मैं सारी चीज़ें मैंने बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये है H2। ठीक है, आप लोग H2 को बताओ, H2 को कौन सा गैस कहा जाता है, इसका केमिकल नेम क्या है? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है कौन सी पदार्थ की कौन सी अवस्था में उसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है? पदार्थ की कौन सी अवस्था में उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है? वो क्या कहलाता है? क्या ठोस कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, गैस या इनमें से कोई नहीं? यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि द्रव्य होता है। यानी द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार क्या होता है, तो अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक हो, 100% हो। आप लोग एग्जाम में जरूर करोगे। आपका टारगेट जो है आज का ये है 70 क्वेश्चन का टारगेट है आज का। ठीक है, चलो आगे है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम फॉस्फेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड? क्या है? देखिए, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो है ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। अगला है एंडरसन ने किस कण की खोज की थी? एंडरसन ने किस कण की खोज की थी? क्या उसने पॉजिट्रॉन की खोज किया था, या मेसान का, या फिर इलेक्ट्रॉन का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी खोज किया था? ये किया था पॉजिट्रॉन की। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एंडरसन ने किसका खोज किया था? ये पॉजिट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है, आगे है यूरेनियम है एक। यूरेनियम क्या है? क्या अक्रिय तत्व है, या हैलोजन तत्व है, या रेडियो सक्रिय तत्व है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है यूरेनियम? तो देखिए, ये आपका यूरेनियम जो है ये है रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डायनामाइट के निर्माण में इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? डायनामाइट के निर्माण में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? क्या ग्लिसरॉल का होता है, या एथिल अल्कोहल का होता है, या ग्लाइकोल का होता है, या मिथाइल अल्कोहल का होता है? क्या होता है? देखिए, होता है इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जो डायनामाइट में जो के निर्माण में जो इस्तेमाल होता है ये होता है ग्लिसरॉल का। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है, या अम्लीय ऑक्साइड है, या फिर प्राकृतिक ऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एक अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जितना सारा एग्जाम मैंने क्वेश्चन लाया है आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को आप पूरा देखें। क्लास कम से कम आपको लगेंगे 45 मिनट तक लगेंगे आपको, तो देख लीजिए, आप इस क्लास को पूरा करना है आपको। ठीक है, आगे है पानी की टंकियों का जल साफ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पानी की टंकी को जो साफ करते हैं हम लोग, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है? क्या जस्ता का, क्लोरीन का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का, या नाइट्रिक एसिड का? किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है निम्न में से कौन सी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इनमें से जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्या नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है? देखिए, सबसे अधिक जो ऋणात्मक तत्व है इसमें से ये है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है किसकी उपस्थिति में कांच का बैंगनी रंग होता है? देखिए, किसकी उपस्थिति में कांच का बैंगनी रंग होता है? मैग्नीज, या क्रोमियम, कोबाल्ट, या फिर निकेल? किसका होता है? ये होता है मैग्नीज के कारण। किसके कारण होता है? मैग्नीज के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन का सूत्र क्या है? बेंजीन का सूत्र क्या है, यानी इसका फार्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि C6H6, या फिर CH3OH, या C2H5OH, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो बेंजीन का सूत्र जो होता है ये होता है C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। मृदु जल का pH मान क्या होता है? मृदु जल का pH मान क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है 6.5,
3.0, 8.5 या फिर 3.8 क्या होता है? तो मृदु जल का जो pH मान होता है वो 3.0 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है फ्री हिट शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए फ्री हिट का संबंध किस खेल से है? फ्री हिट का शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो कौन से खेल में करते हैं? ऑप्शन आपके पास है फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट। किस में करते हैं? तो फ्री हिट का जो संबंध है ये है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि फुटबॉल में कोई एक टर्म, कोई एक वर्ड मुझे बताना कमेंट करके कि फुटबॉल में कौन सा वर्ड का यूज़ किया जाता है। आप ऐप कर देना, मैं समझ जाऊँगा। ऐप मतलब फुटबॉल, यहाँ पर आप एक वर्ड टाइप कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात का कैपिटल क्या है? ये है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ। आगे है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है निप्पन, सिलोन, पार्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं। या श्रीलंका का जो पुराना नाम है ये है सिलोन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यानी विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? क्या अफ्रीका है, एशिया है, आर्कटिक है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? क्या सितार से है, तबला से है, सरोद से है या फिर बीना से है? किससे है ये संबंध? है इनका सितार से। यानी पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? वह है सितार से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे है प्रसिद्ध पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रंस किसकी कृति है? यानी इसके ऑथर कौन है? यानी मिडनाइट चिल्ड्रन के ऑथर कौन है? ऑप्शन आपके पास है अबुल कलाम आज़ाद या तस्लीमा नसरीन या फिर सलमान रुश्दी या इनमें से कोई नहीं। क्या है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो कि सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? असम की है, सिक्किम की है, त्रिपुरा की है या फिर मेघालय की है? देखिए तो आपका सिक्किम का राजधानी क्या हो जाता है? गंगटोक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए असम का क्या है? असम का है दिसपुर। ठीक है, त्रिपुरा क्या है? तो अगरतला है और मेघालय का शिलोंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस देश में है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस देश में है? क्या चीन में है, रूस में है, अमेरिका में है या भारत में है? तो देखिए विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है ये कहाँ है? तो भारत में है। तो भारत में कहाँ पर है? ये यूपी के अंदर गोरखपुर में है। कहाँ पर है ये? यूपी के अंदर गोरखपुर में जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है निम्न में से किस देश को स्वर्ण पगोरा कहा जाता है? किस देश को स्वर्ण पगोरा कहा जाता है? ऑप्शन है क्यूबा को, म्यांमार को, इंग्लैंड को या फिर नॉर्वे को। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो क्या है? म्यांमार को कहा जाता है, स्वर्ण का पगोरा कहा जाता है। आगे है हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली कहाँ का शासक था? ऑप्शन है बेंगलुरु, नागपुर, मैसूर या फिर आगरा। यानी कि हैदर अली जो शासक था ये था मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और एक शेयर ज़रूर कर देना। अभी आप तो क्लास देख लो, अभी शेयर मत करो। क्लास आप देखने के बाद अपने स्कोर के साथ अपने फ्रेंड में एक ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि आप बताना कि मैं सर 1+ डिफेंस अकेडमी से अभी क्लास कर रहा हूँ जीके का। ठीक है, यहाँ पर क्लास अच्छा होता है। या जो लगे आपको जो रिव्यू देना है आप कर सकते हो, बता सकते हो अपने फ्रेंड को। ठीक है, अपने स्कोर के साथ आपने कितना करा है और जो स्कोर रहेगा आपका ईमानदारी से आप लोग बताना कि आपका स्कोर कितना है। आज अगर ईमानदारी से बताओगे कि आपका
आपका अगर 10 ही क्वेश्चन से बना है तो कोई बात नहीं, बस अपने आप में सच्चाई रखो आप लोग, ठीक है। आज 10 करने का दिखाने की शक्ति रखते हो, कल आप जरूर 50 करोगे, 90 करोगे कल जाकर आप, लेकिन आज जो है आप सच्चाई करो, सच्चाई बताओ मुझे कि कितना इसमें से सही है आपका, ठीक है। चलो आगे है, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? क्या आगरा में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, जयपुर में या फतेहपुर सिकरी में? तो पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल स्थित है, ये है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। कहा जाता है क्या कि अपने आप में जितना है सच्चाई सामने रखो, तभी आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, किसी और से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से आप लोग झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए अपने आप में सच रहे, दुनिया कुछ बोले कुछ नहीं है, मतलब है अपने आप में आप जो है सच में रखो, अपने आप मन में रखो, ठीक है। चलो आगे है, गांधी जी महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया था, ये दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है। आगे है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? क्या राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री को, महात्मा गांधी को, या इनमें से कोई नहीं? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है। आगे है, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, 2 जून को, 5 फरवरी को, या फिर 1 मई को? यानी कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, ये 1 मई को मनाया जाता है, यानी 1 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या दौलत खां लोधी। कौन थे? ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है, या पश्चिम बंगाल है? देखिए, तो आपका आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है? पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, आप नोट बनाकर रिवीजन जरूर करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपसे, आप नोट बनाकर रिवीजन जरूर करना। आप लोग क्लास को आप दोबारा देख सकते हो, आप लोग ठीक, क्लास को शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो आपने कितना क्वेश्चन बनाया है, क्लास को शेयर जरूर करना है, ठीक है। आगे है, जजिया कर किस मुगल शासक ने पुनः लागू किया? जजिया कर जो था वह कौन से शासक ने दोबारा लागू किया था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। किसने लागू किया था? ये लागू किया था औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने लागू किया था जजिया कर को दोबारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल ने, या फिर अशफाक उल्ला खान ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, या राजगुरु ने। किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, असम, या फिर उत्तर प्रदेश। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? ये है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आगे है, वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? क्या संवेग कहा जाता है, या घनत्व कहा जाता है, या फिर त्वरण कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा है? इसको आप याद कर लीजिए, इसको कहा जाता है डेंसिटी, यानी कि घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों से मैं अभी क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अभी इतना क्लास 60 क्वेश्चन देख लिया, क्लास तो बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर मत होना, अभी आपका एग्जाम है, बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों मेहनत कर लो आप लोग, ठीक है। बोर्ड मत हो, क्लास को मन मार के देखो, और जो आपके क्लास के लिए है जितना इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आपका आ रहा हूँ, टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। यानी कि आपको खुद से पढ़ना ही है आपको, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपका टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए आप लोग क्लास को मन मार के देखें। जो क्लास है 100 क्वेश्चन का पूरा क्लास को जरूर देखें आप लोग, ठीक है। चलो, अगर क्लास को पूरा देखते हो आप लोग तो मुझे बताना, सर मैं क्लास पूरा देखता हूँ, ठीक है।
चलो आगे है, स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या बॉयल का नियम, या पास्कल का नियम, या बर्नौली का नियम, या हुक का नियम? किसके नियम पर काम करता है? ये करता है हुक के नियम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को मापने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? प्रकाश के वेग को मापने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है न्यूटन, रोमर, गैलीलियो, या फिर वाटसन। कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है, रोमर। और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, आगे है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश वर्ष कहा जाता है, या अधिवर्ष कहा जाता है, या सौर वर्ष कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है, जल के स्थान पर बैरोमीटर में पारा इसलिए प्रयोग किया होता है क्योंकि जल के स्थान पर बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि आपका ऑप्शन जो है, पारे का उच्च क्वथनांक होता है, या पारे का उच्च घनत्व होता है, या पारा एक धातु है, या पारा विद्युत का सुचालक है। क्या है? तो इसमें होता है पारे का उच्च घनत्व होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि या वहाँ पर पलायन वेग ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पलायन वेग कम है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर पलायन वेग कम है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल सही हो। आप लोग एग्जाम में ज़रूर अच्छा करोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आगे है, जब शरीर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है, जब शरीर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ता है, या वही रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर घटता है? क्या होता है? जब बताइए क्या इसमें होता है? देखिए, जब शरीर जो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तब उसमें क्या होता है? घट जाता है उसका वजन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, वातावरण में नमी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वातावरण में नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, या थर्मामीटर, या हाईग्रोमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है हाईग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है, एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऑप्शन है विद्युत वाहक का, या विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, या इनमें से कोई नहीं? क्या है? देखिए, विद्युत सेकंड का निम्नलिखित में किसका मात्रक है? ये मात्रक है विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की बीमा क्या है? यानी कि डायमेंशन क्या है इसका? प्रकाश वर्ष का डायमेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है टी एल, या फिर एल टी टू द पावर -1, या टी टू द पावर -1। यानी कि इसका डायमेंशन जो है इसका है एल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, किस परिमाणविक कण में आवेश शून्य होता है? किस परमाणविक कण के आवेश शून्य होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या इनमें से कोई नहीं? किसका होता है? ये प्रयोग होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन में आवेश क्या शून्य होता है यहाँ पर? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, पर्वतीय नगरों पर पानी के पाइप ज़्यादा ठंडा पड़ने पर फट जाते हैं। पर्वतीय नगरों पर पानी के पाइप ज़्यादा ठंडा पड़ने पर फट जाता है, क्यों? ऐसा क्या कारण होता है कि उसका पाइप फट जाता है? ऑप्शन है पहला, ठंडा होने पर वे बंद जाते हैं, या पाइप में पानी जमने पर फैलता है, या पाइप में पानी बंद हो जाता है, ठंडा होने पर पाइप का विस्तार होता है। क्या होता है? इसका ऑप्शन है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसलिए पाइप फट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आगे है एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन आपके पास है 3, 4, 1 या फिर 2। देखिए याद कर लीजिए, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं टर्मिनल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है क्या? एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या बदलता है? धारा को बदलता है, वोल्टेज को बदलता है, या फिर आवृत्ति को बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज को बदलता है, वोल्टेज को बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर उस पर बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है, या किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, या फिर न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा, या न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा, या सापेक्षता का सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन के पहले नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर वह व्यक्ति, उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? क्या अवतल होता है, उत्तल होता है, या अभियोतल होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? इसका होता है उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। आगे है प्रतिबल और विकृत का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृत का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यक्षता गुणांक कहलाता है, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, या प्लांक का नियतांक कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है बर्फ पानी में तैरता है क्यों? देखिए बर्फ पानी में क्यों तैरने लगता है? ऑप्शन है आपका बर्फ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है। बर्फ और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी में बर्फ तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। आगे है सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, यानी कि सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है लेकिन गीला बालू चमकीला नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? क्या यह एक प्रकाशीय भ्रम है? इसका कारण परावर्तन है, या इसका कारण अपवर्तन है, या इसका कारण परेषण है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है लेकिन गीला बालू चमकीला दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन है यांत्रिक, वैद्युत, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं? देखिए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? रासायनिक होता है। यानी शुष्क सेल में जो ऊर्जा होता है वो कौन सा ऊर्जा निहित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। अगला है ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। अगला है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसका विनाश हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऊर्जा का संरक्षण का तात्पर्य इसका मतलब ये होता है, ऑप्शन नंबर सी पर जाइए, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसका विनाश हो सकता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है। आगे है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके लिए है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके लिए है? क्या ऑप्शन है आपके पास? केवल खगोलीय पिंड के लिए, केवल छोटे पिंडों के लिए, या केवल बदलते हुए पिंडों के लिए, या सभी पिंडों के लिए? ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर है, यानी सभी पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे है आवेग को किसे परिभाषित किया जाता है? आवेग को किसे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन आपके पास जो है बल गुना समय, या बल गुना दूरी, बल गुना आवृत्ति, या बल गुना दाब? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? बल गुना में समय हो जाएगा। फोर्स इनटू टाइम आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है।
ठीक है। चलो आप लोग इसका आंसर करो कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या संचार के लिए किया जाता है, या टेक्सटाइल के लिए किया जाता है, या संगीत यंत्र के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? किसके लिए किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग? देखिए आप लोग सभी उसका आंसर जरूर कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। बस एनर्जी लाए अपने आप में, एनर्जी लाओ, ठीक है। और भी आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, 200 क्वेश्चन का मैं एक लाऊंगा, कभी मैं लाऊंगा तो 500 क्वेश्चन का मैं एक बार जरूर मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए, जितना जल्दी से आप लोग सपोर्ट करेंगे 100 क्वेश्चन का तो तब, ठीक है। चलो आगे है ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे है, यदि बल को न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को मीटर से, तो किए गए कार्य को किससे प्रदर्शित करेंगे? यानी न्यूटन, यदि बल को न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को मीटर से करते हैं तो कार्य को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास न्यूटन गुना मीटर, किलोग्राम वाट, या किलोग्राम वाट मीटर, या फिर वाट। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है न्यूटन गुना में मीटर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? गुरुत्वीय त्वरण का सबसे अधिकतम मान कहाँ होता है? क्या सतह पर होता है, या विषुवतीय रेखा पर होता है, केंद्र पर होता है, या फिर ध्रुवों पर होता है? कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ध्रुवों पर होता है इसका आंसर, ठीक है। आगे है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम गुना में मीटर, ओम प्रति मीटर, या ओम, या म्हो? क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओम गुना में मीटर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। एक व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि मायोपिया से कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया से ग्रसित है। तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि सुधारने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? देखिए आपके एग्जाम में क्या है, निकट दृष्टि दोष भी दे सकता है, या फिर मायोपिया भी दे सकता है। यानी इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध है? सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध है? समझ लीजिए आपका एक तरह से ये फॉर्मूला ही है। मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको याद कर लेना, C/5 इक्वल टू F-32/9, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। आपको एग्जाम में यानी कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने में भी काम आएगा, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने का भी आपको काम में आएगा, यानी कि आपके लिए ये VVI क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो आगे है, दोलन काल किस पर निर्भर करता है? दोलन काल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है कंपन पर, आवृत्ति पर, या प्रभावी लंबाई पर, या लोलक के भार पर? किस पर निर्भर करता है ये निर्भर करता है प्रभावी लंबाई पर। ऑप्शन नंबर डी सी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली है? इसमें जो गैस दिया गया है इसमें से कौन सा गैस है जो सबसे अधिक विषैली है? देखिए आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर अमोनिया। कौन सी गैस? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है सबसे इसमें से विषैली गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, बारूद क्या है? गन पाउडर क्या है? बारूद क्या है? यानी कि ऑप्शन है तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है? बारूद एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल सही हो, आप लोग एग्जाम में ज़रूर पास करोगे। आप लोग मेहनत करने की आपको और ज़्यादा ज़रूरत है। मेहनत करो, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, जब तक आप जीत नहीं जाते हो। यानी कि फाइनली आपका टारगेट ये होना है कि आपको जीतना ही जीतना है, किसी भी कंडीशन में आपको जीतना है, ठीक है। हमेशा आपके मन में रहना है आपको कि हम लोग जीतेंगे, हम मेहनत करेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, बस आप लोग मेहनत कर लो, ठीक है। आगे है, सबसे अधिक प्रस्तुत होने वाली व्यंजक अभिकर्मक कौन सा है? सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली व्यंजक अभिकर्मक कौन सा है? ऑप्शन है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन क्लोराइड, या फिर क्लोरीन। तो आपका आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो क्या है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। यानी क्लोरीन सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला व्यंजक अभिकर्मक है,
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कैसेराइट किस धातु का अयस्क है। कैसेराइट जो है किस धातु का अयस्क है, क्या टीन का है, एल्यूमिनियम का है, मैग्नीशियम का है या पोटेशियम का है, किसका है, ये है टीन का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। कार्बोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके पास है FeOS2 या FeN, LiCN या H2CO3, किसका है। देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है H2CO3, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यानी कार्बनिक एसिड का रासायनिक सूत्र है ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पानी का अनुभार क्या है। पानी का अनुभार क्या है, क्या 16 है, 2 है, 8 है, 18 है। तो पानी का अनुभार जो होता है ये 18 होता है, याद कर लें इसको, 18 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ। अगला है सोडा वाटर में क्या होता है। सोडा वाटर में क्या होता है, क्या नाइट्रस ऑक्साइड होता है या कार्बनिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें होता है। क्या होता है सोडा वाटर में, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ। अगला है ओसवाल्ड विधि द्वारा निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है। ओसवाल्ड विधि द्वारा निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है। बस आपके सामने 2-3 क्वेश्चन और है, आपका आंसर जरूर करना है यहाँ पर। ठीक है, क्लास के बाद शेयर जरूर करना आप लोग। ठीक है, तो ओसवाल्ड विधि द्वारा किस विधि द्वारा निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग किसका क्या किया जाता है निर्माण, इसमें निर्माण किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ। अगला है कैंडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। कैंडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन है सी, CO, Ca या फिर CD। देखिए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा CD हो जाएगा, जो कि कैंडियम का रासायनिक प्रतीक है, सिंबल है। यानी कि सिंबल ऑफ कैंडियम क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी है CD। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है निम्न में से नेट्रियम किस धातु का लैटिन नेम है। नेट्रियम जो है किस धातु का लैटिन नेम है, क्या सेरियम का या फिर सोडियम का या फ्रांसियम का या लिथियम का, किसका है, ये आपका है सोडियम का। किसका है, सोडियम का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल ठीक हो। अगर नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले और इसका नोट जरूर बनाएं आप लोग। ठीक है, चलो अगला है कास्टिक सोडा क्या है। यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। कास्टिक सोडा क्या है। ऑप्शन है NaCl, Na2CO3, NaOH या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है, तो कास्टिक सोडा जो है ये है NaOH। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए आपने 100 में से कितना क्वेश्चन करा है आप लोग काउंट करके मुझे बता देना कि सर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करा है और मैंने इतने क्वेश्चन करा है। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप लोग कमेंट सभी जरूर करोगे जितना भी है। अगर आपने 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन करा है तभी मुझे कमेंट करो कि सर मैंने इतना क्वेश्चन करा है, मेरा इतना क्वेश्चन सही है। और आपको क्या लगता है कि इसका लेवल क्या था, इस जीके का लेवल क्या था, क्या आपके एग्जाम के लिए था, आपको एनालाइज करके मुझे बताना पड़ेगा। आपको बता देना मुझे, मैं आप कमेंट का इंतजार करूँगा। बाद बाकी इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और एक शेयर जरूर कर देना। अगर आप आर्मी के लिए कोई सा भी बुक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर परचेज कर लीजिए। अगर वहाँ पर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो दोनों नंबर पे। ठीक है, बाद बाकी अब आर्मी के लिए न्यू पेड जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी क्लास ले लो आप और एग्ज़ाम के लिए आपका बेस्ट रहेगा। तो बस आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।